दोस्तों, जब भी हम अपने अच्छे बुरे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्रहों की दशा देखते हैं कि किस ग्रह की दशा चल रही है, क्योंकि ग्रहों की दशा के माध्यम से ही ये जाना जा सकता है कि हमारे साथ अभी क्या हो रहा है और आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। अक्सर ये होता है कि हम किसी भी ग्रह के दशा और अंतर दशा का फल कि वो अच्छा देगा या बुरा भावों के माध्यम से निकालते हैं, सीधा ग्रहों से नहीं निकालते। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह जिसकी दशा और अंतर दशा चल रही है वो किन किन भावों का स्वामी है। त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिकोण भाव का स्वामी है, केंद्र भाव का स्वामी है या त्रिसदाय भाव का स्वामी है। जब ये पता चल जाता है कि दशानाथ और अंतर दशानाथ किन किन भावों के स्वामी है, फिर हम दशानाथ और अंतर दशानाथ के बीच में सहधर्मी और सहसंबंध देखते हैं। ये सब देखने के बाद ही फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि किस दशा का फल अच्छा मिलेगा और किस दशा का फल बुरा मिलेगा। जिसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फल बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसा उसमें आता है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किसी ग्रह की दशा का फल अच्छा मिलेगा या खराब, ये भावों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधा ग्रहों से कैसे निकाल सकते हैं। इसमें ना तो आपको उनके भावों को देखना पड़ेगा, ना तो दशानाथ और अंतर दशानाथ के बीच सहधर्मी और सह संबंध निकालना पड़ेगा, बल्कि सीधा आप ग्रहों के माध्यम से निकाल सकते हैं कि उस ग्रह की दशा में किस प्रकार का फल मिलेगा। इस विधि में आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि ग्रह जिसके दशा के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपकी कुंडली में किस राशि में और उस राशि के किस नक्षत्र में बैठा है। नक्षत्रों का उपयोग भाव से जब दशा का फल निकालते हैं तब भी होता है। उसमें दशानाथ और अंतर दशानाथ को देखा जाता है कि वो कौन से नक्षत्र में है। फिर दोनों के नक्षत्र का तारा मिलान करके देखा जाता है कि दोनों नक्षत्र एक दूसरे से कैसे बैठे हैं। अगर वो दोनों नक्षत्र एक दूसरे से 3, 5 और 7 बैठे हैं तो वो दशा खराब मानी जाती है। वैदिक काल में नक्षत्रों के माध्यम से ही दशा का फल निकाला जाता था और जितने भी हमारे ऋषि मुनि और प्रख्यात ज्योतिषी हुए हैं वो नक्षत्रों के माध्यम से ही दशा का फल निकालते थे। इसी कारण आपने पौराणिक कथाओं में भी देखा होगा कि जितने भी 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा के साथ साथ गुरु, शुक्र, मंगल, शनि सभी का जिक्र मिलता है और 27 नक्षत्रों का भी जिक्र मिलता है, जिसमें ये 27 नक्षत्र जैसे रोहिणी, मघा, अनुराधा सभी के सभी प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां हैं जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि किसी ग्रह का फल अपने दशा में क्या होगा ये आप वो ग्रह जिस राशि और नक्षत्र में बैठा है उसके माध्यम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको किसी भाव की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो किस भाव का स्वामी है और ये तरीका बहुत ही आसान है। दक्षिण भारत में ये विधि ज्यादा प्रचलित है क्योंकि वो फल निकालने में नक्षत्रों का उपयोग ज्यादा करते हैं, नक्षत्रों को महत्व ज्यादा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सिर्फ ग्रह के माध्यम से ये कैसे निकालें कि उसकी दशा में अच्छा फल मिलेगा या बुरा। तो दोस्तों, जिस भी ग्रह के बारे में आपको जानना है कि उसकी दशा कैसी जाएगी, उसको अपनी कुंडली में सबसे पहले देखिए जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी को आप लिख लीजिए। उस राशि का स्वामी जो भी होगा वो उस ग्रह का स्थूल अधिपति होगा, यानी कि मैक्रो लॉर्ड होगा। अब इसके बाद अब देखिए कि ग्रह जिस राशि में बैठा है वो उस राशि के किस नक्षत्र में बैठा है। जिस भी नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी को भी लिख लीजिए कि उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। जैसा कि आप जानते ही हो कि हर नक्षत्र का स्वामी होता है, जैसे रेवती का बुध, विशाखा का गुरु, अनुराधा का शनि। ये है उन नक्षत्रों का लिस्ट और उनके स्वामी का लिस्ट। इसमें देख लीजिए कि किस नक्षत्र का कौन स्वामी होता है। नक्षत्र का स्वामी आपका सूक्ष्म अधिपति होगा, यानी कि माइक्रो लॉर्ड। उदाहरण से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस कुंडली में देखिए और मान लीजिए कि गुरु की दशा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि इसके दशा और अंतर दशा में किस प्रकार का फल मिलेगा। तो देखिए कि गुरु किस राशि में बैठा है। ये इस कुंडली को देखने से पता चलता है कि वो 2 नंबर में बैठा है। 2 का मतलब वृषभ राशि हुआ और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो शुक्र इस ग्रह का मैक्रो लॉर्ड या स्थूल अधिपति हुआ। अब आप देखिए कि गुरु उस राशि के किस नक्षत्र में बैठा है। जैसे इसमें गुरु वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। इसमें से ही किसी एक में बैठा होगा। मान लीजिए इसमें गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठा है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा गुरु के लिए सूक्ष्म अधिपति यानी कि माइक्रो लॉर्ड होगा। अब हमको इस मैक्रो लॉर्ड यानी जो कि राशि स्वामी है और माइक्रो लॉर्ड यानी जो नक्षत्र का स्वामी है, उन दोनों से काम है।
अब हमको देखना है कि ये दोनों ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हैं। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल चार्ट में शुक्र जो कि स्थूल अधिपति है वो बैठा है 5वें भाव में, और चंद्रमा जो कि सूक्ष्म अधिपति है वो बैठा है दूसरे भाव में। अब इन दोनों ग्रह यानी कि मैक्रोलॉर्ड और माइक्रोलॉर्ड के बीच की दूरी को गिनिए। अब हम यहाँ गिनेंगे तो चंद्रमा से शुक्र को गिनेंगे तो आएगा 4, और शुक्र से चंद्रमा को गिनेंगे तो आएगा 10, यानी कि ये एक दूसरे से 4-10 बैठे हैं। जब स्थूल अधिपति और सूक्ष्म अधिपति 4-10 बैठे हों तो इसका मतलब होता है कि इस दशा में कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, पारिवारिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, नया मकान नई गाड़ी लेने के योग बनते हैं या नए मकान में भी शिफ्ट होने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर जब दोनों लॉर्ड 4-10 की स्थिति में होते हैं तो वो दशा बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आइए जानते हैं स्थूल अधिपति और सूक्ष्म अधिपति एक दूसरे के आमने सामने या एक साथ बैठ जाएं या और भी स्थितियां बनती हैं वैसे बैठ जाएं तो दशा के किस प्रकार होने की संभावना होती है। जब स्थूल अधिपति और सूक्ष्म अधिपति एक ही जगह एक ही भाव में बैठे हों तो उस दशा में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। वहीं दोनों लॉर्ड एक दूसरे के आमने सामने, जिसे समसप्तक भी कहते हैं, बैठे हों तो व्यक्ति असमंजस में रहता है, कंफ्यूज रहता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से बार बार जॉब बदलता है, काम धंधा बदलता है। कुल मिलाकर इस दशा में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम होती है। अगर सूक्ष्म अधिपति और स्थूल अधिपति एक दूसरे से 2-12 बैठे तो इसका मतलब हुआ इस दशा में आपकी इनकम अच्छी होगी लेकिन खर्चा भी उतना ही होगा। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सेविंग या बचत नहीं हो पाएगा, आपका काम रुकेगा नहीं लेकिन पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। वहीं अगर दोनों लॉर्ड सूक्ष्म अधिपति और स्थूल अधिपति एक दूसरे से 3-11 बैठे हों तो आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। इसलिए इस दशा में आपको प्राप्ति होगी क्योंकि आप मेहनत भी खूब करेंगे, यानी कि दशा अच्छी रहेगी लेकिन मेहनत भी खूब होती है। और वहीं वो ग्रह एक दूसरे से 5-9 बैठे हों तो इस स्थिति में पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है, घर में खुशहाली आती है, आप घर में और घर वालों के साथ अच्छा वक्त बिताते हो तो सुख की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति का झुकाव धर्म की ओर बढ़ता है और वो थोड़ा धार्मिक हो जाता है। फिर आता है सूक्ष्म अधिपति और स्थूल अधिपति अगर एक दूसरे से सडाष्टक या 6-8 बैठे हैं तो क्या होता है। अगर दोनों लॉर्ड 6-8 बैठे हैं तो इसका मतलब है कि मेहनत ज्यादा है, फल कम है। तो कहने का मतलब है कि ये समय थोड़ा परेशानी वाला होता है। तो दोस्तों इन दोनों अधिपतियों के बैठने से ये 7 प्रकार की स्थितियां बनती हैं और आप इन 7 स्थितियों को देखकर बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि जो ग्रह इन दोनों अधिपतियों के घर में बैठा है उसकी दशा कैसी जाएगी। और एक बात और कि इन दोनों अधिपतियों में से कोई एक अगर वापस उस घर को देख लेता है जहाँ दशानाथ बैठा है, मतलब अपने घर को वापस देख लेता है तो दशा और भी बहुत अच्छी हो जाती है। और जब सूक्ष्म अधिपति और स्थूल अधिपति दोनों वापस अपने घर को देख लेते हों तो दशा राजयोग कारक होता है। और जब दशा राजयोग कारक होता है फिर इस बात का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि फल अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।